जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो आज हम सभी ने जूनियर का गद्यांश लिया गया है, यानी सेकंड पेपर का गद्यांश है। पूरा मॉडल पेपर ही PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 30 क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। उम्मीद है आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आते ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम अपने गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद इस गद्यांश से जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम उत्तर देंगे। तो गद्यांश है, मेघालय यानी बादलों का घर, इधर लिखा है लेकिन घर होगा, 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है। मेघालय, खासी, गारो और जयंतिया पर्वत, हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, भारत में जहाँ भी जाइए लोग सब जगह एक से ही हैं। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्शा में थोड़ा अंतर है, यह स्वाभाविक ही है। भौगोलिक स्थितियों से ऐसा अंतर कर देती हैं, जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं वे ही ऐसा अंतर कर देती हैं। यहाँ से रंगारंग नृत्य का अपना सौंदर्य है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर रंगारंग नृत्य वगैरह का सौंदर्य है। नृत्य और उत्साह के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के उत्सवों में तो यही भावना निहित है। खासियाँ के नोंगक्रेम नृत्य को देखने के बाद मानसमाई गांव की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया। ये हमारा गद्यांश था। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। क्लास को एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार देख सकते हैं। जिसके पास समय कम हो वो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता है। गद्यांश को एक बार ना पढ़ने में समझ में आए तो कहीं भी गद्यांश को दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है। इसकी विधा क्या है, जीवनी है यानी जीवनी पर आधारित है, निबंध पर आधारित है, या कविता पर आधारित है, या यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। तो क्या है, आप सभी ने देखा कि उन्होंने क्या किया, नृत्य को देखने के बाद माई गांव की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया, यानी यह यात्रा वृत्तांत है। क्या है, एक यात्रा वृत्तांत के बारे में कहा गया है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है। हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है, यह हमें बताना है। लोगों के अलगाववादी दृष्टिकोण के कारण नहीं है। लोगों के शैक्षिक स्तर के कारण, गद्यांश में ये नहीं बताया गया था। भौगोलिक स्थितियों के अंतर के कारण, गद्यांश में बताया गया था भौगोलिक स्थितियों के कारण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। यह पंक्ति किस ओर संकेत करती है। यह पंक्ति जो है किस ओर संकेत करती है। समाज में स्त्रियों की उन्नति स्थिति, स्त्रियों पर सामाजिक प्रतिबंध तो नहीं है। पुरुषों के
जुझारूपन में कमी, यह भी गद्यांश में नहीं बताया गया था। महिला पुरुष असमानता, यह भी नहीं था। क्या? समाज में स्थितियों की उन्नत स्थिति के बारे में संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मातृसत्तात्मक परिवार से व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? भूमि, धन, संपत्ति पिता के बेटे को मिलता है। भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है। सभी काम माताओं की देखरेख में होते हैं। सभी काम माताओं को ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, यह पूछा गया था। तो क्या होगा? भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जैसे भारत पितृसत्तात्मक परिवार की ओर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पिता की संपत्ति बेटे को ही मिलती है। क्या? बेटे को ही मिलती है। लेकिन अब कानून आ गया है तो अलग बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? सभी नागरिकों की दीर्घ आयु की, सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा की, शांति और संपन्नता की, उत्सव मनाने की, शांति की। तो गद्यांश में क्या कहा गया था? शांति और संपन्नता की ओर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समान लगी, यह हमें बताना है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। गद्यांश में क्या बताया गया था, यही हमें ढूंढना है, उसी के अनुसार उत्तर देना है। सभी लोगों के नाक नक्शे एक से होना नहीं था। सभी लोगों का मिलजुल कर नृत्य करना। सभी लोगों का एक सा पहनावा नहीं। क्या? कि पूरे भारत में जब भी फसल होती है ईश्वर को धन्यवाद कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का संधि विच्छेद। मेघालय शब्द में हमें संधि विच्छेद बताना है। मेघाधन अलय, मेघधन अलय, मेघाधन आलय और मेघधन आलय। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो भी शब्द होगा उसे जब हम तोड़ेंगे तो दोनों शब्द टूटेंगे तो दो शब्दों में होगा। जब दो शब्दों में टूटेगा तो दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। क्या? दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। मेधा कोई शब्द नहीं होता है, मेघा कोई शब्द नहीं होता। तो इसलिए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हट जाएंगे। मेघ शब्द होता है लेकिन अलय नहीं होता। क्या? अलय नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। मेघधन आलय ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मेघालय में संधि पूछ लेता कि कौन सी संधि है, तो कौन सी होती? मेघ से आ होता और आलय से आ होता, आ और आ मिलके। तो यहाँ पर देखें तो दीर्घ आ है, तो यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? हमें बताना है पर्वत का पर्यायवाची। अंबर, अंबर किसका पर्यायवाची होती है? अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका? आकाश का होता है। गिरि, गिरि दिया हुआ है, गिरि हमारा पर्वत का पर्यायवाची होता है। अंबर किसका है? आकाश का है। गिरि हमारा पर्वत का पर्यायवाची होगा, जो कि राइट आंसर है। आगे दिया गया है नीरज। क्या दिया गया है? नीरज। नीरज किसका पर्यायवाची है? नीरज जो है वह कमल का पर्यायवाची है। आगे दिया गया है समीर। तो समीर किसका पर्यायवाची है? समीर हमारा हवा का पर्यायवाची है। किसका? समीर हवा का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची गिरि हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पर्वतीय। क्या है? पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? पर्वतीय में हमें प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। ईय प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। अब यहाँ पर ई प्रत्यय नहीं होता है, ईन भी नहीं होता है, ई होता है, लेकिन पर्वतीय तो यहाँ पर ई प्रत्यय नहीं है, ई प्रत्यय है। क्या है? पर्वत में ई प्रत्यय है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे हमें एक कविता दिया गया है। क्या? काव्यांश दिया गया है और इस कविता को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो कविता क्या है? फिर तेजी से तूफान का झोंका आया और सड़क के किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को हिला गया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। उनमें कोई हरकत नहीं हुई जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया। क्या? झूम झूम कर निढाल हो गया। पत्तियां गिर गईं, टहनियां टूट गईं, तना ऐंचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। वे हर समय अकेले ही हो जाते हैं। यह हमारी कविता थी, काव्यांश था। इस काव्यांश का हमें थोड़ा बहुत अर्थ अगर आप निकाल लेते हैं तो भी इसको हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में ऑप्शन दिया गया होता है जो कि 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों में से हमें चुनना होता है, तो हम आसानी से चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इस काव्यांश में नगर के किस तरह के जीवन को रेखांकित किया गया है, यानी किस प्रकार के जीवन को बताया गया है? उल्लसित जीवन, वैभवमय जीवन या एकांकी जीवन या सामूहिक जीवन। तो आप देख रहे हैं क्या कि अकेले ही रह जाते हैं, हर समय व्यक्ति अकेले ही रह जाते हैं, तो यानी एकांकी जीवन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एकांकी जीवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता के किन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग तटस्थ रहते हैं। वहाँ पर बताया जा रहा था कि जब हवा आती है तो एक पेड़ को झकझोरती है, बाकी देखते रहते हैं। तो वो हवा को बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है इंसानों के बारे में, मानव के बारे में। तो ऑप्शन क्या है? शेष पेड़ गुमसुम देखते रहते हैं। ये देखिए पहले ही ऑप्शन में हो गया, शेष देखते रहते हैं। सिर्फ गिर की हिला गया नहीं, पत्तियां गिर गई, टहनियां टूट गई, तना ऐंचा हो गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? लोग तटस्थ रहते हैं तो शेष लोग। तो यहाँ शेष पेड़ गुमसुम देखते हैं, गुमसुम देखते रहे, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तूफान का झोंका आया से क्या व्यंजित हुआ है, यानी यह किसके लिए कहा गया है? मूसलाधार वर्षा नहीं, भूकंप आना नहीं, संकट आना या तेज हवाएं चलना। तूफान का झोंका आया यानी संकट आने के बारे में है, मानव के ऊपर संकट आने के बारे में है। और गद्यांश में क्या, काव्यांश में क्या कहा गया था कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो बाकी लोग गुमसुम देखते रहते हैं, यह व्यंग कहा गया है। तो राइट आंसर तूफान का झोंका आना आया यानी संकट आना, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीय लोगों की किन 2 प्रतिक्रियाओं की बात हुई है? जो नगर के लोग हैं उनके 2 प्रतिक्रियाएं की बात के बारे में कहा गया है, वो कौन सी है? प्रसन्नता और संपन्नता, तटस्थता और उदासी,
उत्तेजित और गुमसुम, हंसना और हंसाना। तो किसके बारे में कहा गया था? उत्तेजित और गुमसुम होना, वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर, यानी किसी के ऊपर संकट आता है तो गुमसुम होकर देखते रहते हैं, और बीच में ही कहा गया था उत्तेजित के बारे में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐंचा का अर्थ, ऐंचा का अर्थ है, हमें ये बताना है। ऐंचा का अर्थ सीधा होना, टेढ़ा होना, बैठ जाना या गिर जाना। यानी तेज हवाएं आती थी तो पेड़ कैसे हो जाते थे? ऐंचा हो जाते थे, यानी पेड़ टेढ़े हो जाते थे। यह गद्यांश में कहा गया था। यानी तेज हवाएं आती थी तो व्यक्ति थोड़ा सा झुक तो जाएगा ही। तो यानी पेड़ के बारे में बताया गया, तो मान लो टेढ़ा हो जाना। क्या? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। ऐंचा का अर्थ टेढ़ा हो जाना होगा, टेढ़ा होना। अगला क्वेश्चन है उत्तेजित। क्या? उत्तेजित में प्रत्यय हमें बताना है। उत्तेजित शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। इत प्रत्यय, ई प्रत्यय, ता प्रत्यय या ई प्रत्यय। देख रहे हैं यहाँ पे, ई प्रत्यय तो बिल्कुल है ही नहीं और ना कि ई है। बी और डी है नहीं। अब इत और ता में हमें चुनना है। क्या? इत और ता में। तो उत्तेज, उत्तेज हमारा शब्द है, इत इसमें जुड़ा है। क्या? उत्तेज शब्द है और इसमें इत जुड़ा है, तो उत्तेजित यानी इत प्रत्यय है। यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लास में बने रहिएगा। आधे क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं, आधा बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? कौन सी रणनीति बनाए टीचर की सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो? चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थी का पीछे पीछे दोहराना। जहाँ पर भी दोहराना आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोहराना, याद करना, रट्टा मारना, केवल कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड होंगे। शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन आगे भी पढ़ते भी। शिक्षार्थियों को पंक्ति के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। पंक्ति के मध्य में करोगे। विविध प्रकार की रुचिकर, उपर्युक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। सबसे सही क्या हो जाएगा? अवसर देना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? क्या? कौन सी युक्ति है जो बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? हमसे पूछा जा रहा है। क्या? मदद नहीं करेगी। दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतः क्रिया करने के अवसर, ये मदद करेगी। और पूछा गया है नहीं करेगी। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के पाठ में रुचि को बनाए रखे, यह भी क्या करेगी? मदद करेगी। हमसे क्या पूछा है? मदद नहीं करेगी। अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति। भाषा के संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर, यह भी करेगी। तो जो नहीं करेगा क्या होगा? अभिभावक और अध्यापकों के बीच का, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालन करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल
अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिया जाए, तो ऑप्शन पहला हमारा गलत हो जाएगा। क्या? जहाँ पर भी केवल आ जाएगा और पढ़ने के बाद भी आगे हमें पता चल रहा है, केवल अच्छे वक्ताओं को बोलने का अवसर दोगे, बाकी बाकी बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी पढ़ते हैं। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। यानी एक क्लास में बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो प्रभावशाली होंगे, प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे, जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो और बच्चे होंगे वो उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर प्रोत्साहित होंगे, उन्हीं बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। भाषा विकास में समूह आयाम में कोई भूमिका नहीं होती, यह हमारा गलत है। सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानीपूर्वक अवलोकन बच्चों को योग्यता परीक्षण में ग्रेड देने में मदद करेगी, नहीं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम रूप से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचय कराना चाहती है। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? अध्यापिका जो हो किसका अनुसरण कर रही है? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका या लेखन का प्रगतिशील तरीका। क्या है? लेखन को अंतिम रूप से पहले योजना बनाने, क्या है? पहले योजना बनाती है, उसके बाद प्रारूपण के चरणों में परिचित कराना चाहती है। यानी लेखन का प्रक्रिया उपागम है। क्या? प्रक्रिया उपागम है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है? अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है। समाचार पत्र के लेख, डायरी प्रविष्ट, विज्ञापन या पाठ्य पुस्तकें प्रमाणिक सामग्री नहीं है पूछा गया था, तो क्या है? पाठ्य पुस्तकें। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें। भाषा अधिगम के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या होगा यह बताना है। व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना या रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना। क्या होगा? या लिखते समय सही वर्तनी। सबसे जो उपयुक्त उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए, आकर्षित लगे तो क्या होगा? रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो अगले पेज पर दिया गया है। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य। क्या कहा? श्रेष्ठ कार्य कहा। बच्चे को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि डैश है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि हम अगले पेज पर चलें तो हमें याद रहे और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य, तो बच्चे को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? विकल्प है प्रक्रिया और उत्पाद पर केंद्रित
प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित। केवल प्रक्रिया आधारित। उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। उपचारात्मक मतलब कि अगर कहीं बालक थोड़ी सी गलती किया होता और हम उसको बताते कि ये ऐसा नहीं इस तरह से होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित। यानी बच्चा जो कोई प्रक्रिया किया है और उसके जो लिखकर दिखाया है तो वो एक प्रकार से उत्पाद हो गया, तो हम उस अध्यापक के उत्पाद पर केंद्रित, यानी जो कार्य था वो श्रेष्ठ था, इसलिए प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग। सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग नहीं, प्रभावशाली नहीं होगा, कम होगा। बच्चों के प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना नहीं, अभिभावकों को बताना जरूरी नहीं है। बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना या आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है। यह समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण डैश है, यह चरण क्या कहलाएगा? पठन पूर्व, पठन के दौरान या पठन के बाद या स्वयं पठन। तो राइट आंसर क्या होगा? पठन के दौरान। जब वो बच्चे पढ़ते रहते हैं, अटकते हैं, तो वहाँ संकेत करता है, तो क्या पठन के दौरान ही संकेत करेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव डैश। बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद। द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करते हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पहले वाला हमें भूलना पड़े, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बाधा पैदा करता है, बाधा पैदा बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल काम नहीं आता है बोल रहा है, काम आएगा क्यों नहीं। तो बच्चे को द्वितीय भाषा में सीखने के लिए मदद करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस पेज पर है, इसके विकल्प अगले पेज पर दिए गए हैं। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, तुलना करना, सरसरी तौर पर पढ़ना या निष्कर्ष निकालना। तो राइट आंसर क्या होगा? आगे जाकर लिखा था, तो क्या है? निष्कर्ष निकालना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा निष्कर्ष निकालना। क्या था? उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? आगे जाकर व्याख्या करना, तो क्या होगा? निष्कर्ष निकालना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह डैश है। तार्किक संबद्धता है, जुड़ाव है, बोधगम्यता है या विन्यास है। तो राइट आंसर क्या होगा?
तार्किक क्रम और संयोजन तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है। तो क्या होगा, तार्किक संबद्धता हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा तार्किक संबद्धता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, यानी किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय के सारांश पर, अध्याय में आए कठिन शब्द पर, अध्याय के व्याकरणिक पहलू पर, या अध्याय की थीम को उनसे पहले से क्या अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना, यानी बच्चों के, यहाँ उनके होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि अध्याय का जो थीम है, जो योजना है, बच्चों के पहले वाले ज्ञान से अर्जित अनुभव से उनको जोड़कर सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो बच्चे पहले से जानते हैं तो उनको जब हम नया सिखाएंगे तो पहले वाले ज्ञान को और नए वाले ज्ञान से जोड़कर सिखाना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है। क्या, उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? प्रतिपुष्टि दे रहा है, मदद दे रहा है, उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है, या प्रोत्साहित कर रहा है? यहाँ पर हमें क्या सही होगा, प्रतिपुष्ट दे रहा है, मदद दे रहा है, उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है, या प्रोत्साहित कर रहा है? क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। क्यों? उपयुक्त मदद देता है जिससे जितना वे स्वयं से सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। जब अधिक सीखने की बात कर रहा है ना, तो मदद करते हुए कार्य किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में, पृथक रूप में, नियमों को रटाकर, या ड्रिल और अभ्यास से? क्या हो जाना चाहिए? संदर्भ में। राइट आंसर हमारा क्या होगा? संदर्भ में हो जाएगा। नियम को रट कर तो बिल्कुल गलत होगा। पृथक रूप से यानी अलग करके पढ़ाएंगे नहीं, संदर्भ के रूप में पढ़ाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है। पहले सामान्य चर्चा करेंगे, यानी सामान्य चर्चा के द्वारा बच्चों को उनको व्याकरण के रूप में हम प्रस्तुत कर देंगे, आपस में बातचीत संवाद करते हुए। ये रहे हमारे हिंदी का आज का प्रैक्टिस, जो कि जूनियर का प्रीवियस ईयर था। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करें, लोग जुड़ते रहें, धीरे धीरे लोग बढ़ते भी रहें। आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो कृपा करके आप सभी अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।